नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज इन एपिसोड 2। तो आज हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती मिसेस लोरी शुक्ला मैम हैं, एक ऐसी एजुकेशनिस्ट जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई अचीवमेंट हासिल किए। बता दें, मैम को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कई अवार्ड मिले, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से अचीवर्स अवार्ड, को गवर्नेंस अवार्ड, और इसी के साथ मैम ने कई अचीवमेंट हासिल किए। तो मैम से मेरा पहला सवाल है कि मैम, हर इंसान जिंदगी में कई सपने देखता है और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सामने क्लियर रास्ते होने के बावजूद भी वो अपने गोल को लेके भ्रमित रहते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि एग्जैक्टली वो कैसे अपने उस रास्ते को चुनने में केपेबल बने जिससे वो सही गोल को सही समय पे हासिल कर पाएं? देखिए दिव्या जी, आज की डेट में लोगों को साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो अपने पोटेंशियल को समझने में समय ले लेते हैं। एक एज के बाद जाकर उनको समझ में आता है कि एग्जैक्टली हमारी कैपेबिलिटी या हमारा पोटेंशियल क्या है। बिल्कुल मैम, और उसी के साथ कितना सारा समय है जो उनका बीत जाता है। बिल्कुल। और फिर लगता है कि अब हमें लेट हो गया। तो जरूरत इस बात की है कि आप अपने टाइमली अपने पोटेंशियल को समझिए, सेल्फ एनालाइज करिए, अपनी कैपेबिलिटीज को जानिए और जानकर सही समय पर सही रास्ते पर चलिए। जो भी आप अपना मार्ग आगे सेट कर रखा है, आपने एम गोल सेट कर रखा है, उस गोल की तरफ अग्रसित होइए। अगर लोगों को ये पहचानने की बहुत जरूरत है कि एग्जैक्टली उन्हें करना क्या है। सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। वक्त लो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, जो भी वक्त लेना है लो, लेकिन उसमें खुद को इतनी पावरफुल बना के आओ कि फिर गोल की तरफ आगे बढ़ जाओ। और आपने जो अपना गोल सेट किया है उस गोल के बारे में आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, ये सारी चीजें अगर आपको पता है कि इस रास्ते पर ये चुनौतियां मुझे फेस करनी पड़ेंगी, क्या मैं उसके लिए कैपेबल हूं, क्या मेरे लाइफ, मेरा एनवायरनमेंट, मेरे सराउंडिंग्स इस तरीके के हैं फेवरेबल कि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूं। बिल्कुल मैम, और ये तभी होगा जब आप अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल, उसके बगैर। और यहाँ पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग, जैसा कि आपने इन जनरल लोगों की बात की है, तो बहुत से लोग रियलाइज देर में करते हैं, लेटर लाइफ में जाकर रियलाइज करते हैं। तो एटलीस्ट वो अपने बच्चों के साथ राइट एज पे, राइट समय पे अगर बच्चों की कैपेबिलिटीज को समझें या उनकी काउंसलिंग करवाएं और उनको सही डायरेक्शन में शुरू से ही अगर भेजें, तो आई थिंक कि उनको चुनौतियां कम फेस करनी पड़ेंगी और इजीली बच्चे, हमारी जो नई जनरेशन है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। बिल्कुल सही बात। और ये मैम बहुत जरूरी है आजकल के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स ने भी अपनी जिंदगी में कई ऐसे सपने देखे होंगे जो उन्हें लेट समझ आया होगा, ड्यू टू लैक ऑफ कि उन्हें कोई गाइड करने वाला ना हो, वो सेल्फ एनालिसिस ना कर पाए हो, कई लोग जिम्मेदारियों में। लेकिन आगे उनके पास उनके भाई बहन है, उनके कई आई थिंक ऐसे वो मेंटोर बन सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और दुनिया में कई ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा बनकर आगे उन लोगों को उजागर कर सकते हैं उनके भविष्य के लिए। बिल्कुल। तो मैम, आपसे मेरा ये दूसरा सवाल है कि मैम, वो आपके लिए कौन सा किक पॉइंट था जिसने आपको प्रेरित किया एक एजुकेशनिस्ट बनने के लिए? देखिए, बचपन से ही होता है, जैसे लड़कियां गुड्डे गुड़िया का खेल खेलती हैं, तो मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था कि भाई बहनों को पढ़ाने का। अरे वाह। तो वो चीज शायद कहीं ना कहीं थी जिसको हमने रियलाइज किया, और आई थिंक जैसा कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, राइट टाइम पे हमने रियलाइज कर लिया। यू वोंट बिलीव, इमीडिएटली आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई वाज इनटू द फील्ड ऑफ टीचिंग। बहुत अच्छी बात है मैम, और इसी में आजकल लोग काफी भ्रमित रहते हैं। 28, 29, 30 साल बीत जाते हैं, तब उनके लिए जो संघर्ष करने का सामना है ना, वो बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। तो परिवार में मैं सबसे बड़ी थी, तो छोटे भाई बहनों को पढ़ाने का मौका मिलता था, तो पढ़ाने में बड़ा मजा आता था, बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो उसी इंटरेस्ट को, चांस की बात है कि आगे मैं कंटिन्यू कर पाई और फैमिली सपोर्ट ऐसा मिला कि आज मैं इस मुकाम पर हूं। तो मैम, कोई और भी था आपकी मतलब सक्सेसफुल जर्नी के पीछे जिसने आपको गाइड किया हो, या फिर आपने खुद ही अपने सेल्फ एनालिसिस से आगे बढ़ने का सोचा? नहीं, पेरेंट्स का सपोर्ट। देखिए, इनिशियली तो पेरेंट्स का सपोर्ट कोई ऐसा था जिसने आपको गाइड किया कि हाँ लोरी, आप इस क्षेत्र में अच्छी हैं, आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए? नहीं, एज सच ऐसे तो कोई नहीं था, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है सभी बिजनेसमैन हैं सभी, तो एज सच हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। लेकिन हाँ, शुरू से मेरी पढ़ाई की तरफ रुचि थी
और पढ़ाई की तरफ रुचि होने की वजह से मेरा मन था कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाऊं, क्योंकि उसमें आप एवरी डे कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है मैम। ऑल्दो मेरे फादर का मन था कि मैं बैंकिंग सर्विसेज में जाऊं, मेरा मैथ सब्जेक्ट था जिसकी वजह से वो चाहते थे कि मैं बैंकिंग स्ट्रीम में जाऊं, बट मैंने अपने पापा को इमीडिएटली आफ्टर 12th, जैसे ही 12th का एग्जाम खत्म हुआ, मैंने उनको समझाना शुरू किया कि पापा मोनोटोनस 10 to 6 वाली जॉब ना मेरे लिए नहीं बनी है। बिल्कुल मैम। तो वो चीज मतलब शुरू से थी। और जब टीचर को, जब कोई स्टूडेंट, खाली स्टूडेंट ही टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देता है, स्टूडेंट के पेरेंट्स भी टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये चीज मैंने अपने पापा को जब शुरू में समझाई तो उनको समझ में आया कि हाँ बात तुम्हारी ठीक है, और उनको ये क्लियर था कि मेरी बेटी का जो एम है मैं उसको उसी एम पे चलने दूं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट मेरे फादर का शुरू से रहा है, पेरेंट्स का रहा है। और आई थिंक हर बच्चों को इसी सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि वो अपनी जिंदगी में अपने पैशन को चुन के बेहतर से आगे बढ़ पाए। अच्छा मैम, अपनी इस सक्सेसफुल जर्नी में कई सारे ऐसे ऑब्स्टिकल होंगे प्रोफेशनल लाइफ को लेके जो आपने फेस किए होंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी उस जर्नी को शेयर करिए जिससे कई लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें उसके लिए प्रेरणा मिल सके। बिल्कुल। देखिए दिव्या जी, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। बिल्कुल मैम, मेरा मानना है कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिल सकती। आप जब तक गिरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, एक जर्नी टूटेंगे नहीं, तब तक आप उस सक्सेस को अचीव ही नहीं कर सकते हैं। ये एक जर्नी है और जर्नी में अलग अलग पड़ाव आते हैं। बिल्कुल। कभी पड़ाव कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि बहुत फेवरेबल हैं, हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कुछ पड़ाव ऐसे आ जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि अरे नहीं, ये क्या हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सब चैलेंजेस सभी की लाइफ में आते हैं। बिल्कुल मैम। वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन चैलेंजेस को कैसे फेस करें। शुरू किया था पढ़ाना, ट्यूशंस पढ़ाना, और उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में इतना आनंद आने लगा कि उसको मैं छोड़ नहीं पाई। तो हुआ क्या कि इतनी यंग एज में जब मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम टीनेजर्स आप कह लीजिए एंजॉय करते हैं लाइफ को, उस टाइम पे मैंने चैलेंजेस फेस किए और मैंने सीरियसली लाइफ को देखा। और वो स्टेज था कि वहां से आज तक जब भी कोई चैलेंज आया है, मतलब फैमिली सपोर्ट की वजह से सारे चैलेंजेस बहुत इजीली हमने फेस किए। और अब भी आज की डेट में भी जो रहता है चैलेंज, तो बेस्ट पार्ट ये है कि क्योंकि हस्बैंड भी मेरे साथ इसी प्रोफेशन में हैं, तो हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और चैलेंजेस को फेस करने में दोनों एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं। अच्छा मैम, शुरुआती दौर में आपने किस तरीके से ऑब्स्टिकल को फेस किया? मैं वो एक दो के बारे में जानना चाहूंगी। हो सकता है कई लोगों को उनसे प्रेरणा मिल सके और उनके सोल्यूशंस मिल सके। बिल्कुल। देखिए ऐसा है, इनिशियली जब मेरी शादी हुई तो शादी के टाइम पे जॉब क्विट कर दी थी कि अब नया फेज आया है लाइफ का, तो हम भी उसको थोड़ा एंजॉय करेंगे वाली चीज। लेकिन हुआ क्या कि कुछ समय के बाद रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट मेड टू सिट एट होम। मतलब एक वर्किंग गर्ल के लिए खाली बैठना और घर का खाली चूल्हा चौका करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। वो तब मैंने रियलाइज किया, दैट वॉज अ बिग चैलेंज। तो मैंने क्या किया कि वहीं पर जो रिलेटिव्स थे हमारे, उन्हीं के बच्चों को हमने कहा अच्छा आ जाओ तुम लोग, चलो 10th है, बोर्ड है, तो हमारे पास आ जाया करो, प्रॉब्लम्स पूछ लिया करो। तो इनिशियली तो उस तरीके से हमने अपना टाइम को और प्लस अपने पैशन को जागृत रखा, टाइम उधर डाइवर्ट किया और पैशन को हमने अपने जागृत रख किया। उसके बाद फिर जब बेटी हो गई, तो बेटी होने के बाद आप समझ सकती हैं एज अ मदर भी रोल प्ले करना था, तो चैलेंजेस बहुत टफ थे। लेकिन मेरे लिए ये था कि मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, तो उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। प्रोफेशन इज देयर बट प्रायोरिटी इज माय फैमिली। तो मैंने दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की, और बैलेंस इस तरीके से बनाया कि जब बेटी 2 years की हो गई तो उसको मैं अपने साथ अपनी वर्क प्लेस पे लेकर आने लगी। बेटी स्कूल जाने लगी तो स्कूल से लौटकर वर्क प्लेस पे आती थी, शाम को मेरे साथ में घर जाती थी। तो इस तरीके से हमारा कंबाइंड एफर्ट लगा पूरी फैमिली का, मी, माय हस्बैंड एंड माय डॉटर, तीनों ने मिलकर सैक्रिफाइस किया, चैलेंजेस फेस किए, और आज आप देख रहे हैं। अच्छा मैम, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ और बीइंग अ एजुकेशनिस्ट, आपने इन तीनों को आज तक कैसे पैरेलल मैनेज किया है? मतलब इसको मैं थोड़ा विस्तार में जानना चाहूंगी।
देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, कई सारे परेशान रह जाते हैं, लेकिन अगर मुझे लगता है सुलझे हुए दिमाग से आप सारी चीजों को लेके चले तो आप बहुत अच्छे से, लेकिन आपने किस तरह से बैलेंस किया, मैं वो बिल्कुल जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर, बस मैं एक वर्ड कहना चाहूंगी, दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। बिल्कुल मैम। अगर वर्क लाइफ बैलेंस आप बना ले जाते हैं तो किसी के लिए कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती बाधा नहीं बन सकती है। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस को मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया। अप्लाई इन द सेंस कि जितना टाइम वर्क प्लेस पे रिक्वायर्ड था वो मैंने दिया, जितना हमारे बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है तो उसको सेकेंड हाफ, आई नो फर्स्ट हाफ माय डॉटर इज इन स्कूल, सेकेंड हाफ उसको मेरी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, तो वहां पर मैंने उसको अपनी प्रेजेंस प्रोवाइड की कि हाँ, आई एम देयर, जो भी है, कहीं भी है। आज की डेट तक ये रहा है कि बच्चों को हम खुद स्कूल ड्रॉप करने गए और लेने गए हैं। ऑल्दो आई एम सो बिजी बट देन टू आई मेक इट अ पॉइंट। इनिशियली हमने ये बना लिया था कि वन ऑफ अस हैज टू गो, और टचवुड हस्बैंड का ऐसा सपोर्ट रहा कि जब उनको लगा मैं बिजी हूँ तो वो चले जाते हैं, वो बच्चों को ले आते हैं। तो इस तरीके से बस बहुत अच्छी बात है, बढ़िया चीजें यही सपोर्ट एक वुमेन को बहुत आगे लेकर जाता। अच्छा मैम, कई ऐसी औरतें हैं जिनके मन में सपना भी होता है लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी कि वो अपने सपने को कैसे जीवित रख के आगे बढ़े? देखिए, मौका मिलना एक बहाना हो सकता है। बिल्कुल। आपने अगर सपना देखा है और वाकई में उस सपने पर को आप पूरा करना चाहती हैं तो उसके लिए मौके का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो टाइम है, इस समय ये कंप्लीटली डिजिटल जमाना है। जब डिजिटल जमाना है तो आपने जो भी लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के लिए इतना रिसर्च आप कर लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं वहीं से मौका मिल जाएगा। अच्छा, और मैम कई जगह होती है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, हाँ। शादी के पहले भी या शादी के बाद भी, तो वो वुमेन्स कैसे आगे बढ़े या कैसे क्या करें? देखिए, जहाँ पर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है वहां पर थोड़े से चैलेंजेस ज्यादा हो जाते हैं और बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन उसमें भी अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो एक अंधियारे के बाद कहीं ना कहीं उजाले की रोशनी दिखती ही है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके आसपास के पर्यावरण में ही कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड आपको मिल जाए जो कि शायद आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में प्रेरित कर सके या आपको वो रोशनी दिखा सके कि आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएं। बिल्कुल। तो वो जरूरी नहीं है कि आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स ही हों। अगर कोई दूर का रिलेटिव या कोई फ्रेंड, वो भी अगर चाहें तो वो हेल्प कर सकती हैं। और अगर आपने सपना देखा है तो सपना पूरा होने के लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, पूरी मेहनत, पूरा सपोर्ट आपको अपने सेल्फ पे लेके सेल्फ डिटरमिन्ड होना पड़ेगा। और जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगी उस दिन पूरी फैमिली और सब लोग आपके साथ होंगे और आपके पीछे होंगे। बिल्कुल मैम, यानी कि मतलब अगर आप खुद सपना देख रहे हैं तो अपने सेल्फ आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। और आपने सपना देखा है तो ना हारिए, ना कुछ सोचिए, बस आगे बढ़ते रहिए। ऊपर वाला हर जगह साथ है। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक अहम सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर आपको इंडिया का शिक्षा मंत्री बनाया जाए तो आप इस एजुकेशन पॉलिसीज में क्या चेंजेस लेके आना चाहेंगी जिससे कुछ ज्यादा बेहतरी हो हमारे एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, एजुकेशन सिस्टम में काफी रिफॉर्मेशन की जरूरत है। अगर हम बात करें तो इनिशियल लेवल से, प्राइमरी लेवल से अगर हम बात करें तो प्राइमरी लेवल तक बच्चों को इतने हैवी बैग्स, जो आप जानती हैं, जो बच्चों के फिजिकल उस पे स्ट्रक्चर पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये हैवी बैग वाला सिस्टम हटाने की जरूरत है। सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। मानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा स्क्रीन वॉचिंग भी हार्मफुल है, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आते हैं, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए बैग को कम किया जा सकता है। अगर हम स्कूल बैग को कम करेंगे तो हमें फन बेस्ड एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करना होगा। और फन बेस्ड एक्टिविटी के साथ में ही प्राइमरी स्कूल में टीचर्स असाइनमेंट्स जो दें वो शीट्स में दें। जरूरी नहीं कि बच्चा पूरी मोटी मोटी बुक्स लेके जा रहा है स्कूल में। बिल्कुल। शीट्स में अगर असाइनमेंट देंगे तो क्या होगा, बच्चे का बैग हैवी नहीं होगा और पूरा करिकुलम प्री प्लान्ड इस तरीके से हो कि प्रैक्टिकल टीचिंग, प्रैक्टिकल लर्निंग पर वर्क किया जाए। बिल्कुल।
ये हो गई प्राइमरी लेवल की बात। प्राइमरी के बाद अगर हम बात करें हमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल पे, तो उस लेवल पे ज्यादा जरूरत है वोकेशनल टीचिंग की। क्लास 8th के बाद हर स्कूल में एक करियर काउंसलर होना चाहिए। बिल्कुल मैम, क्योंकि अगर करियर काउंसलर होगा तो जिस तरीके से आपने इतना लेट कर दिया अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने में या अपने लक्ष्य को अचीव करने में, वो बच्चा शुरू में ही समझ जाएगा। करियर काउंसलर उसको सही डायरेक्शन दे पाएगा, जिससे कि बच्चा क्लास 9th ऑनवर्ड्स ही राइट सब्जेक्ट का चॉइस कर पाए। आपको पता है दिव्या जी, हम लोगों के टाइम पे जहां बच्चे ने 10th किया नहीं, साइंस में चला गया है तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, और अगर ह्यूमैनिटीज में है तो अरे लगता है पढ़ाई में अच्छा। बिल्कुल। और आज के टाइम तो इतना क्रिएटिविटी हो गई है कि बच्चा हर उसके अंदर कई सारे ऐसे टैलेंट शायद हमारे अंदर भी होंगे, बट हमने पहचानने में बहुत देर कर दी। हाँ। क्योंकि हमें शायद उस तरीके का कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई काउंसिल करने वाला नहीं था। तो आई थिंक अगर स्कूल में काउंसलर्स होंगे, कॉलेजेस में काउंसलर्स होंगे, तो बच्चा आगे अपनी हायर स्टडी को प्रोफेशनलिज्म में उसी को चुनकर आगे बढ़ेगा और काफी तरक्की हासिल करेगा। हाँ, ये तो हो गई टीचिंग की बात। इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क किया जाए। टीचर्स को की जो है ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे हो। गवर्नमेंट स्कूल्स जो चाहे प्राइमरी हो, थोड़ा ऊपर के देखिए कितना ज्यादा बच्चे वहां पे कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। टीचर्स तो जरूरी है ये जो गैप आ गया है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में, दैट गैप नीड्स टू बी ब्रिज्ड अप। और उसको ब्रिज अप करने के लिए वही जैसा कि मैंने कहा कंप्लीट रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो वो करना पड़ेगा। और क्वालिटी एजुकेशन तभी मिल पाएगी जब हमारे पास क्वालिटी टीचर्स होंगे। बिल्कुल है ना। तो टीचर्स की ट्रेनिंग पर वर्क करें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का स्कूल हो, वो रिक्वायर्ड है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले चाहे जितने भी प्रोफेशंस हैं, सभी प्रोफेशंस में टीचिंग प्रोफेशन को सबसे ऊपर रखा जाए, और इस प्रोफेशन में टीचर्स को बाउंड किया जाए कि वो एथिक्स का पालन करें और स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन दें, मोरल टीचिंग्स दें, जिससे कि हमारा भविष्य, हमारी जनरेशन आने वाली वो प्रभावित हो, तभी आगे ग्रोथ कंट्री को मिल पाएगी। बिल्कुल मैम, सही बात है। तो इन सारे मुद्दों पे हमारे गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कई ऐसी पॉलिसीज आए जिससे प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन में कई बदलाव किए जा सके। अच्छा मैम, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे कि हर लाइफ में हर किसी के कहीं ना कोई सपना होता है जो दिल के कोने में कसर छोड़ जाता है। तो अगर आज आपकी लाइफ आपको ये फ्रीडम दे उस एक रोल को या उस एक सपने को चुनने का, तो आप ऐसी वो क्या चीज है जो चुनना पसंद करेंगी? देखिए, अगर आप करंटली देखें तो आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ अ मदर, ऑफ अ वाइफ, ऑफ अ डॉटर, एज वेल एज ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इन सभी रोल्स में अगर हम देखें तो बेस्ट रोल मेरे अकॉर्डिंग है एज अ मदर। यस मैम। क्यों? क्योंकि देखिए, डॉटर कोई और भी हो सकता है, ठीक है, जो कि डॉटर वाला अपने पेरेंट्स के साथ वो रोल फॉलो करे। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट कोई भी कर सकता है, कोई भी एजुकेशनिस्ट हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए एज अ मदर जो मैं करूंगी वो मदर की प्लेस कोई नहीं ले सकता है। और एट टाइम्स अगर मैं देखूं तो मदर रोल एक ऐसा रोल है जो कि आपको लाइफ में रिक्वायरमेंट पे टीचर भी बना देता है, रिक्वायरमेंट पे वर्किंग वुमेन भी बना देता है, जैसी आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है सबसे बड़ी चीज है कि आपको ऐसा मौका दे रहा है जहां पर आप अपने बच्चों को जो आप नहीं कर पाए, जो आपके मन में कहीं ना कहीं कसक रह गई, वो कसक आप अपने बच्चों में पूरी कर पा रहे हैं और अपने सपनों को बच्चों में साकार कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है मैम। और आई थिंक आज हमने आपसे जितनी ही बातों पे चर्चा की उससे काफी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट का अंत करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हमारी पॉडकास्ट सीरीज। तो तब तक के लिए थैंक यू। डू फॉलो आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।